Namaskar, welcome to Kalam IAS. This is Vasudev Singh Bhati and we are going to do today the interim budget of 24-25. इंटरिम बजट जो है वो क्या होता है, जब चुनाव का साल होता है तो फिर फुल बजट नहीं आता है क्योंकि नई गवर्नमेंट चुन के आनी होती है और नई गवर्नमेंट जब आती है तो वो पूरे साल का बजट लेके आती है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी से लेके नई गवर्नमेंट जब बनेगी मई तक, तो इतने पीरियड का एक बजट गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है। इस बजट के अंदर द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर स्पीच हैज सेड दैट the first government had the sabka saath sabka vikas as a motto and it led to comprehensive development of all. The second government added sabka saath sabka vikas se sabka vishwas, and now moving forward this sabka vishwas will be backed by sabka prayas and India will become developed country by 2047. Now looking at the budget, तो बजट क्या होता है? बजट बेसिकली होता है कि कितना पैसा आना है, कहां से आना है, कितना पैसा जाना है और कहां जाना है, ये पूरे एक साल का एस्टिमेट होता है। 24-25 बजट के बारे में जो एस्टिमेट्स है वो कुछ ऐसे हैं कि जो जितना रुपया आना है, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आना है, उसके अंदर हमने देखा है पहले भी कि रिसीट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं। तो उसी तरह बोरोविंग्स भी होती है जो कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती है। तो 28% जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आना है, जितनी भी रिसीट्स है गवर्नमेंट की, उसके अंदर 28% तो बोरोविंग्स है या फिर लोन्स है जो वो इंडिया से या फिर बाहर से लेंगे, जिसके अंदर ज्यादातर 97% इंडिया से ही होता है लगभग हर साल। बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 28%, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज है। सेकेंड नंबर जो है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स जो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स होता है। थर्ड नंबर, आपको एग्जैक्ट परसेंटेज इनका याद नहीं रख रहा है, मोटा मोटा फिगर याद रहे कि अच्छा दिस इज अबाउट 28%, दैट इज 1/4 से थोड़ा ज्यादा, 1/4 से थोड़ा ज्यादा जो है वो बोरोविंग्स है। और फिर उसके बाद में इनकम टैक्स है, थर्ड नंबर पे जीएसटी है एंड फोर्थ नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स है। पहले जीएसटी इनकम टैक्स से ज्यादा हुआ करता था, इस साल इनकम टैक्स जीएसटी से ज्यादा है। तो इसके अंदर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो अरेंज करने को बोल सकता है और 4 ऑप्शन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर शो द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट रिसीट्स। तो सबसे ज्यादा बोरोविंग्स होती है, सेकंड नंबर पे इनकम टैक्स है इस साल, थर्ड नंबर पे जीएसटी है, फोर्थ नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिफ्थ नंबर पे नॉन टैक्स रिसीट्स है। तो बाकी आगे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी के अंदर ही कंफ्यूज होते हैं। इन 3 की आप रैंकिंग याद रखिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली कितना परसेंट था वो सब हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। वैसे ही वेयर डज द रुपी गो टू, तो इसके अंदर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है कि अच्छा कौन से एरिया के अंदर गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है या फिर कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि बोरोविंग्स इतनी ज्यादा है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। तो 20%, दैट इज 1/5, 20% ऑफ ऑल दी मनी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स, उसके अंदर से 20% तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर ही जाता है और 20% ही जाता है स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। जो स्टेट्स हैं उनका शेयर होता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज का, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर वापस स्टेट्स को दे देती है। तो 20% ही स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज से ज्यादा होता है। थर्ड नंबर इसके अंदर जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो 8% है एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो 16% है। ये यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ हो गई है लगता है, बट ये ओरिजिनल ग्राफ है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज लॉन्च किया है वही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज द 16%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज 8%। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा है इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड नंबर पे है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, थर्ड नंबर पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और उसके बाद में आता है अदर एक्सपेंडिचर जिसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो उसके बाद में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डिफेंस है एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो है, ये तीनों के तीनों 8% है। इन तीनों के अंदर रैंकिंग क्या है आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी कंफ्यूज करेगा तो या तो स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर स्टेटमेंट दे देगा या सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इंटरचेंज कर देगा। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है।
सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके अपने पास रेडी रखिए, वरना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो ये ग्राफ्स को आप वहीं से भी देख सकते हैं। और स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अलोकेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो अलोकेशन है वो 6.2 लाख करोड़ है। ये जो अमाउंट है ये लाख करोड़ के अंदर है। 6.2 लाख करोड़ का जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, सबसे ज्यादा है। सेकेंड नंबर पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, तो इससे 2 टाइम से भी ज्यादा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, 2 गुना 2.5 गुना इससे करीब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है। तो सेकंड नंबर पे जो आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन इज 2.78। देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रोड से भी कम बजट है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का बजट हमेशा ज्यादा होता था, इसलिए रेलवे बजट अलग से पास होता था बजट से एक दिन पहले। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड का 2.78 है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का 2.55 है। Then we have Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution. Then we have Ministry of Home Affairs and then we have Ministry of Rural Development. Again आपको ये एग्जैक्ट डेटा और फिगर्स याद नहीं रखने हैं, आपको मोटा मोटा एक चीज सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ज्यादा है। और फिर उसके बाद में आपको याद रहे ना रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फंसाने को तो यूपीएससी कहीं भी फंसा सकता है, पर आप कितना याद करोगे। सो आप इतना ही याद कीजिए कि सबसे ज्यादा किसका है, और इन दोनों के अंदर भी कंपेयर करके देख लीजिए। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड का इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ज्यादा है। कई बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ज्यादा हुआ करता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही ध्यान रखना है। इन नंबर्स, ये नंबर सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, इनको याद नहीं करना है। यूपीएससी कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं देगी कि 2.78, 2.79, 2.8 ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बनाता है। तो फिर हमें सिर्फ ग्राफ देखना है और ये समझना है कि अच्छा जो बड़ा पैटर्न क्या है वही देखना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं देखना है। सो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो पहले रिसीट्स के अंदर आप रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, और रेवेन्यू रिसीट्स 24-25 के लिए जो प्रोजेक्टेड है वो 30 लाख करोड़ है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग। हमें पता है रेवेन्यू रिसीट्स इज अ गुड थिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट एज अ गुड थिंग एज रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। इसका मतलब गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट्स हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। कैपिटल रिसीट्स जो है वो कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। बट 22-23 से और रिवाइज एस्टिमेट्स की बात करें हम तो कैपिटल रिसीट्स, ये जो है बजट एस्टिमेट्स है 23-24 के, और ये जो है वो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं 23-24 के। सो व्हाट वी सी इज कि 18.1 से 17.9 एंड देन 17.6। सो पिछले 2 साल से कैपिटल रिसीट्स जो है वो कम हो रहा है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। कैपिटल रिसीट्स बहुत ज्यादा काम का नहीं है। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, या तो लोन होता है या फिर अपने एसेट्स बेच के जो गवर्नमेंट कमाती है उसको कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, कैपिटल रिसीट्स जितना कम हो उतना अच्छा है। सो वी सी रेवेन्यू रिसीट्स हैव बीन इंक्रीजिंग एंड कैपिटल रिसीट्स आर डिक्रीजिंग, विच इज अ गुड थिंग। नाउ कमिंग एट द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस साल भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी बढ़ गया है, 35 लाख करोड़ से 36.5 लाख करोड़ इंक्रीज हो गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। नॉन प्रोडक्टिव कैसे कि वो जरूरी होता है पर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, सैलरीज है, पेंशन है, ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती है, जिसका गवर्नमेंट को फ्यूचर के अंदर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। वेयरएज कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट करती है उसका रिटर्न उनको मिलता है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। वी सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मच हायर देन इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है और स्टेट्स को भी ग्रांट्स देती है फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उन दोनों को मिला के इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, इसीलिए वो 15 लाख करोड़ है, वरना इस साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 करोड़ रुपए है। Now looking at the capital expenditure, so capital expenditure have been increasing consistently from past 7 years. आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 7 साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, जो एक टाइम पे 3 लाख करोड़ से भी कम था। इस साल के बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11,11,111 करोड़ रुपए है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर
सवाल पूछा जा सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर जो था वो 10 लाख करोड़ है, इस बार 11,11,111 करोड़ है। तो देयर इज 11% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस ईयर। दिस इज 11% increase in the capital expenditure this year. So capital expenditure is 11 lakh 11 crore 11 lakh 11,111 crore जो कि have been increasing consistently every year from the past 7 years, which is a very good thing, very impressive thing. इससे पहले भी गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल से 30% से भी ज्यादा, जहां यहाँ आप देखेंगे ये 7 लाख करोड़ से बढ़ के 10 लाख करोड़ हो गया, 7.5 से ये 5 से बढ़ के 7 लाख करोड़ हो गया था। सो गवर्नमेंट इससे पहले 30-35% कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही थी। इस साल दे इंक्रीज इट बाय 11%। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फिस्कल डेफिसिट, जो दो सबसे बड़ी न्यूज है इस बजट की, पहली है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट ने 11,11,111 करोड़ किया है। सेकंड नंबर पे है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इसलिए बड़ी चीज है क्योंकि कोविड-19 के बाद में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 2020-21 के अंदर फिस्कल डेफिसिट वाज 9.2% ऑफ जीडीपी, बट वो उस समय की जरूरत थी, उस हिसाब से ठीक है उस वक्त वैसा किया गया। बट उसके बाद में गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग द फिस्कल डेफिसिट। 2021-22 के अंदर इट रिड्यूस्ड फ्रॉम 9.2% टू 6.7%। अगेन यू डोंट हैव टू रिमेंबर द डेटा, यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि अच्छा एग्जैक्टली कितना परसेंट हुआ है, यू जस्ट हैव टू लुक एट द ट्रेंड्स कि अच्छा ट्रेंड्स क्या रहे हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव बीन इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, वैसे ही आप फिस्कल डेफिसिट देखोगे, फिस्कल डेफिसिट इज डिक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। पहले ये 9.2% था, फिर 6.7, फिर 6.4, फिर 5.9 एंड दिस ईयर्स टारगेट इज 5.1%, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव। अगेन पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो एज लो एज 5.1%। IMF ने भी 2-3 दिन पहले ही प्रोजेक्शन दिया था कि गवर्नमेंट कैन हैव ए फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 5.3%, बट गवर्नमेंट हैव बीटन इवन द IMF एक्सपेक्टेशन और 5.1% का फिस्कल डेफिसिट रखा है, विच इज अ वेरी इंप्रेसिव थिंग, स्पेशली इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, जब लोगों को पॉपुलिस्ट स्कीम्स की आदत होती है, तब भी गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट कम रखा है। सो वी कैन सी कि जो 4.5% का टारगेट है 2025-26 तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% करना है। नेक्स्ट ईयर तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% करना है। सो दिस टारगेट इज नाउ सीम्स अचीवेबल, पहले ये नहीं लग रहा था। So in this at Kalam IAS we have brought you a new program HY Economy, where we are going to teach you 1 year of current affairs in just 6 classes. So economy is the lowest hanging fruit in your prelims. Prelims की प्रिपरेशन के अंदर अगर सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट है तो वो इकोनॉमी ही है। बट इकोनॉमी को पढ़ना कैसे है ये कई लोगों को नहीं आता है, और एग्जाम में इजी क्वेश्चंस को भी वो गलत कराते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो 30+ मार्क्स करीब इकोनॉमी से ही आते हैं, 28 to 30 मार्क्स करीब इकोनॉमी से आते हैं। So what we are going to do in this course is we are going to understand the concepts based on current affairs. हम current affairs देखेंगे, but UPSC जो है we have analyzed the previous year papers, और पिछले 12 साल के पेपर में हमने देखा कि 81% of the questions were conceptual in nature, only 19% of the questions were factual in nature. जब 81% क्वेश्चन कंसेप्चुअल है तो फिर हम फैक्ट्स के पीछे क्यों भागे? तो इसीलिए what we are going to do in this course is we are going to learn the concepts based on current affairs. जो भी current affairs में न्यूज में रहा है उसके बेसिस पे उसके अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। वी आर गोइंग टू डू PYQ एनालिसिस, अच्छा कैसे क्वेश्चंस UPSC पूछती है। आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप कोई भी बुक पढ़े, उससे पहले एक बार PYQ जरूर उठा के देखिएगा। वही चीज हम इस कोर्स के अंदर भी करने वाले हैं। We are going to do the complete coverage of 1 year's current affairs of economy in just 6 classes, and we are also going to do economic survey and budget in detail. ये आज का जो वीडियो है ये सिर्फ ब्रीफ के अंदर बजट के अंदर क्या हुआ है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट वी आर गोइंग टू डू इन डिटेल कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के अंदर क्या गवर्नमेंट ने इस साल किया है। उसके ऊपर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन वी विल डू दैट। और इसके साथ के साथ में हर एक क्लास के बाद में यू विल गेट कॉन्सेप्ट्स नोट,
तो आपको नोट्स मिलेंगे, हैंडआउट्स, सो दैट यू कैन रिवाइज देम जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम एंड यू कैन स्कोर वेल इन द एग्जाम. Now, this is the example of how current affairs are linked to concepts और यूपीएससी उनके अराउंड क्वेश्चन पूछती है. जैसे 2022 के अंदर न्यूज आई थी कि आरबीआई ने जो है रुपी वॉलेटिलिटी के लिए डॉलर्स को सेल किया, और वैसे ही सिमिलर एक और न्यूज थी कि डिजिटल रुपी क्या होता है, और आरबीआई ने उसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स 2023. फर्स्ट बेस्ड ऑन दिस न्यूज कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है. जब भी आरबीआई डॉलर सेल करती है या डॉलर्स बाय करती है तो उससे इन्फ्लेशन और रुपी की सप्लाई के ऊपर काफी अफेक्ट होता है. तो उस रुपी की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर मेंटेन रहे, और आरबीआई कंडक्ट स्टेरिलाइजेशन. सो अगर आपने ये न्यूज पढ़ी एंड यू अंडरस्टैंड ओके इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आरबीआई ऐसा क्यों करती है और इसके बाद में क्या करती है, so you would know, you will be easily able to solve this question. So sterilization is conducting open market operations, जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है और कैश कलेक्ट करती है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदती है और कैश इकोनॉमी के अंदर फ्लड करती है. सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस न्यूज. और वैसे ही डिजिटल रुपी के ऊपर क्वेश्चन लोगों ने डिजिटल रुपी रट के चले गए थे, बट यूपीएससी ने डिजिटल रुपी के ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा कि अच्छा डिजिटल रुपी जो है उसके पीछे की कहानी पूछी कि ये होता क्या है, कैसे होता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट कैन डू. सो वैसे ही यूपीएससी जो है वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि अच्छा आरबीआई ने किस तारीख को डिजिटल रुपी लॉन्च किया था, या फिर उसके बारे में कोई फैक्चुअल क्वेश्चन कि अच्छा कौन सी कंट्रीज ने डिजिटल रुपी लॉन्च किया है. यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है. यूपीएससी पूछता है कॉन्सेप्ट्स. अगर आप कोई चीज न्यूज में रही है तो उसके ऊपर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स. ये कोर्स का शेड्यूल है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय 5th of February and in just 6th class first we will do the Indian economy review. इस साल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है. सो द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट दिया है उसको हम करेंगे अच्छे से, फिर बजट करेंगे, और फिर उसके बाद में ये 4 क्लासेस करेंगे जिसके अंदर वी विल कवर दी 1 year's करंट अफेयर्स in just these days, and you will be done with the economy for your prelims. Now moving forward, बजट के अंदर ये ग्राफ्स भी थे. बजट के अंदर आप देखोगे कि आपको कोई भी स्कीम के कोई भी डेटा नहीं याद रखना है, बस उसके अंदर जो ग्राफ आए आप उनके ऊपर एक नजर डाल लीजिए और 2-4 बार उनको देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग है या कौन सी चीज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग है. क्योंकि यूपीएससी की आदत है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग. तो वैसे ही आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहता है. सो पीएलएफएस का ये डेटा है. तो पीएलएफएस ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस का ये डेटा है, और जब से पीएलएफएस आ रहा है 2017-18 के अंदर फर्स्ट सर्वे आया था, तब से 6.1%, 5.8, 4.8, 4.2, 4.1 एंड 3.2%. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दिस इज रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम पास्ट 5 years. सो इसके अराउंड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए. वैसे ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जो वॉल्यूम है दिस इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली. और एक और चीज देखेंगे हम, ग्रॉस एनपीए. जो बैंक्स के अंदर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2018 के बाद में दे हैव बीन रिड्यूसिंग कंसिस्टेंटली. आपको एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं रखने हैं, आपको बस ट्रेंड्स देखने हैं कि अच्छा कौन सी चीज की किस तरफ ट्रेंडिंग है, और यूपीएससी उसी के अराउंड क्वेश्चन फ्रेम करता है. तो इससे पहले दे वर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली and now they are decreasing consistently. Financial year 2018 was a watershed. उससे पहले it was increasing consistently, and after that they have been reducing consistently. Whereas you will see that current account deficit के अंदर कोई ट्रेंड नहीं है. कभी वो इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है. तो अगर यूपीएससी करंट जो सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देता है कि past 3 years, past 4 years, past 5 years, this has been increasing consistently or decreasing consistently. So all the statements would be wrong, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है. ये कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है. So ऐसे ही आपको ग्राफ्स को देखना है. जिन चीजों का पैटर्न है उनको याद करना है, जिनका पैटर्न नहीं है उनको क्या ही याद करेंगे.
सो नेक्स्ट इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये भी बजट के अंदर आप देखोगे जो हाइलाइट्स है उसके अंदर। सो यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल के अंदर इंडिया की ग्रोथ रेट है जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट से ज्यादा रही है। बट डॉलर के टर्म्स की अगर हम बात करें, अगेन दिस इज नॉट इन रुपीज टर्म्स, दिस इज इन डॉलर टर्म। डॉलर जीडीपी की बात हो रही है वर्ल्ड और इंडिया की। तो जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर यू विल सी कि इंडिया पहले ऊपर था 2014 से लेके 2019 तक। 19 के अंदर इंडिया वाज लेस देन वर्ल्ड, 20 के अंदर इंडिया वाज मोर देन वर्ल्ड, 21 के अंदर इंडिया लेस देन वर्ल्ड, 22 के अंदर इंडिया मोर देन वर्ल्ड, और उसके बाद में दे आर प्रोजेक्टिंग कि इट विल बी मोर देन वर्ल्ड। सो अगर यूपीएससी क्वेश्चन बोल दे कि 3 साल से वर्ल्ड से कम ही है या फिर ज्यादा ही है, या 5 साल से ज्यादा ही है या 5 साल से कम ही है, सो ऑल दो स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। कभी ये वर्ल्ड की ग्रोथ रेट से कम होता है, कभी ये वर्ल्ड की ग्रोथ रेट से ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज कम विजिट द कलाम आईएएस इंस्टीट्यूट। जयपुर में भी आप आ सकते हैं, दिल्ली में भी आप आ सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू हैव दोज क्लासेस। आपको पहले रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कम देयर ऑन 5th of February. You attend the class you like. If you like the class, then you continue. If you don't like, then well, that's how it is. So this is it from my side today. Thank you very much. Hope we will see you in our Edge via Economy classes. Thank you.